नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, माफी भी उतनी खूबसूरती से मांगो, माफी भी उतनी खूबसूरती से मांगो जिस खूबसूरती से आपने किसी का दिल दुखाया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों की डिमांड पर प्यारे बच्चों, इस टाइम आपने जो कहा था वो कर दिया है। बच्चे कह रहे थे सर इंडिया जीके के नोट्स के लिए, तो प्यारे बच्चों इंडिया जीके के नोट्स है ना, वो सारे के सारे है ना, अब आपको 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप है ना मतलब धुरीना डाउनलोड करके HSSC CET के बैच ओपन करोगे ना, वहां पर ना आपको ये प्यारे बच्चों हरियाणा CET इंडिया जीके के, इसमें ना कंप्लीट इंडिया जीके है, एंशिएंट मिडुअल मॉडर्न, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, और साथ में वर्ल्ड जीके के भी नोट्स है, पॉलिटिकल साइंस के भी नोट्स है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप में वो नोट्स है कितनी भी बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो CET का 22 टीचरों का लाइव बैच है वो 849 रुपए का, रिकॉर्डेड 499 रुपए का, और इंडिया और हरियाणा जीके का कॉम्बो 299 का, और ओनली हरियाणा जीके का 199 का। नंबर है 74,978,40047। अभी 5 दिन हुए हैं लाइव बैच चलते, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। प्यारे बच्चों आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? सबसे पहले पता होना चाहिए प्यारे बच्चों ये वतन प्रेम योजना, ठीक है। वतन प्रेम योजना है ना, ये प्यारे बच्चों दिसंबर 2022 में ना किसने शुरू की है? गुजरात राज्य ने शुरू की है। किसने शुरू की है? गुजरात राज्य ने ये योजना शुरू की है। विजय रूपानी ने के बारे में आपने सुना होगा। गुजरात राज्य से ये योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इसमें ना 40% क्या होता है? 40% स्टेट वहन करता है और 60% है ना वहां की जनता वहन करती है। और इस योजना का ना लक्ष्य क्या होता है कि मतलब जैसे है ना, मतलब आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों कि कोई भी है ना, जैसे जरूरत की सुविधाएं है वो मुहैया कराना, जैसे कोई लाइब्रेरी का कंसेप्ट हो गया, या और भी मतलब साफ सफाई का कंसेप्ट प्रोवाइड कराना, यानी अपने वतन से प्रेम योजना। ये ज्यादा इतना आएगा। किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने शुरू की है। किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने ये योजना शुरू की है। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं गुजरात की बात करूं ना, तो गुजरात है ना, यहां से तो वैसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं गुजरात से। गुजरात से आने का क्वेश्चन कौन सा रहेगा? ठीक है, गुजरात से जैसे पेपर में पूछा जाता है हीरो की जो तराशने के लिए सबसे ज्यादा हीरे कहां पर लाए जाते हैं? सूरत में लाए जाते हैं। सूरत कहां पर है? गुजरात में। ये पेपर में आएगा। हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? तो हीरा अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? आपका गुजरात में रहेगा। नमक गुजरात में ज्यादा होता है। कपास है ना, वो भी गुजरात में क्या होती है? ज्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में यहां आता है। और कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने की थी। और कांग्रेस 2 गुटों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में बंट गया था। तो ये याद कर लेना, दिसंबर 2022 में ये योजना शुरू हुई थी। निम्नलिखित में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो गुजरात ने। और प्यारे बच्चों अभी जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वीडियो पूरी होते ही ना यहाँ पर NTA की जो श्रृंखला शुरू हुई है इसकी ना मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। हर बच्चा बताना ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये प्यारे बच्चों महासभा ने घोषणा की थी कि 15 सितंबर से। किसने घोषणा की थी? महासभा। विश्व की आप लघु संसद के बारे में आपने सुना होगा कि 15 सितंबर को ना, 15 सितंबर को क्या बनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? 15 सितंबर को बनाया जाएगा। और कब से ये घोषणा हुई है? 15 सितंबर 2007 से क्या हुई है? घोषणा हुई है। और प्यारे बच्चों एक है ना, आप UNO के बारे में पढ़ोगे, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो 24 अक्टूबर 1945 को जिसका गठन हुआ था, उसके मुख्य सभी हेडक्वार्टर है ना वो आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। लेकिन एक वो ICJ में उलझाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है ना, ठीक है, वो कहां पर रहेगा? हेग नीदरलैंड में रहेगा। कहां पर रहेगा? हेग
नीदरलैंड में रहेगा। और बाकियों के हेडक्वार्टर कहां पर रहेंगे, बाकियों के हेडक्वार्टर कहां पर रहेंगे, न्यूयॉर्क में रहेंगे। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। आगे आता है प्यारे बच्चों, वर्ष 2000 में निम्नलिखित में कौन सा देश दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो ये पूछ रहा है वर्ष 2022 में निम्नलिखित में कौन सा देश दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो कांग्रेस का नाम आते ही ना आपको ध्यान होना चाहिए, ये तुक्का लगाने वाली बात है, भारत करेगा। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों 1885 को कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। कौन करेगा प्यारे बच्चों, भारत करेगा। आगे आता है डेनमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क में कौन सा आंदोलन इतना सफल रहा कि वह व्यवसायिक रूप से हर एक किसान निम्न में एक प्रकार की खेती का जो सदस्य है। ठीक है, तो डेनमार्क ये पेपर में आता है दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा फेमस रहेगा। वैसे प्यारे बच्चों दुग्ध उत्पादन के लिए यानी दुग्ध से बने प्रोडक्ट, दुग्ध से बने प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की बात हो रही है, उत्पादन की बात नहीं हो रही। दुग्ध से बने प्रोडक्ट के लिए कौन सा फेमस रहेगा, डेनमार्क फेमस रहेगा। कौन सा रहेगा, डेनमार्क फेमस रहेगा। ठीक है, तो ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सहकारी खेती रहेगी। ठीक है, तो एक व्यवसायिक रूप से हर एक किसान कौन सी खेती अपना रहा है, सहकारी खेती अपना रहा है। कौन सी खेती अपना रहा है, हर किसान सहकारी खेती अपना रहा है। ये पेपर में आएगा डेनमार्क में कौन सा आंदोलन, तो ये सहकारी खेती वाला आंदोलन क्या रहा था, यहाँ का फेमस रहा था। किसका आंदोलन है, डेनमार्क का। और प्यारे बच्चों आप पढ़ते हो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी, तो कंपनियों के क्रम से भी क्वेश्चन आएगा। ये सबसे पहले ना पुर्तगाली लोग आए थे। कौन आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, 1498 में आए थे। ठीक है, फिर कौन आए थे प्यारे बच्चों, डच आए थे। डच आए थे 1500, कई किताबें 95 बताती है लेकिन 1596 में आए थे। फिर आए थे अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आए थे सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वैसे है ना जॉन मिल्टन हॉल वो 1599 में भारत आया, वो अलग बात है। ठीक है, रोल्फ फिंच भी आया था अकबर के दरबार में, लेकिन ऑफिशियली 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स आया था। एक है डेनमार्क, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ना वो 1616 में हुई है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई है। ये क्रम याद कर लेना, एक क्रम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों पुर्तगाली है ना ये 1498 में वास्को डी गामा आया। डच है ना 1596 में कार्नोलियस हाउटमैन आया था। और अंग्रेजों की ना पहली फैक्ट्री, एक तो इनकी फैक्ट्री से क्वेश्चन आता है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कहां पर लगी थी, कोचीन में लगी थी। कहां पर लगी थी, कोचीन में लगी थी। और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री है ना प्यारे बच्चों 1608 में ना इन्होंने कहां पर लगाई थी, सूरत में लगाई थी। और सूरत वाली 1613 में तैयार हुई। और इससे पहले एक फैक्ट्री 1611 में कहां पर तैयार हो गई थी, मसूली पट्टम में इनकी फैक्ट्री क्या हो गई थी, तैयार हो गई। लेकिन अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री पूछे तो कहां पर लगी थी, सूरत में लगी थी। कहां पर लगी थी, सूरत में लगी थी। और फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री है ना 1668 में लगी थी। कहां पर लगी थी, फ्रांसीसियों की 1668 में सूरत। और अगले साल 1679 में उन्होंने मसूलीपट्टम में फैक्ट्री लगाई थी। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए हैं। लेकिन आपसे पूछे ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच 1596 में आई, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ना 1602 में हुई थी। देखो अंग्रेज आए 1600 में, और 1600 में अंग्रेज है ना डचों के बाद आए, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में है और अंग्रेजों की 1600 में है। ये अंतर है। क्रम आए तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर ये डेनमार्क वाले आए थे और ये डेनिश कंपनी आई थी, और बाद में कौन आए हैं, फ्रांसीसी आए। ये क्रम याद कर लेना, इस क्रम से पक्का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा था। तो प्राचीन समय में ना हरियाणा जिस नदी के किनारे बसा था ना वो कौन सी नदी थी, तो सरस्वती नदी के किनारे बसा था। किस नदी के किनारे बसा था। और वेदों की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी,
तो वेदों की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती नदी मानी जाती थी। वेदों में गंगा नदी का ना एक बार वर्णन मिला है, यमुना नदी का 3 बार वर्णन मिला है, और वेदों की सबसे प्रमुख रिवर कौन सी होती थी? सिंधु नदी है ना वेदों की सबसे प्रमुख नदी होती थी। तो ऋग्वेदिक कालीन कुछ नदियों से क्वेश्चन आता है। सतुद्री, सतुद्री को आज क्या बोला जाता है? सतलुज बोला जाता है। एक पूछा जाता है सदा नीरा, सदा नीरा नदी थी ना जो वेदों में, उसको क्या बोला जाता है? गंडक बोला जाता है। और सरस्वती नदी है ना कहते हैं, अरे इंडिया जी के वो लुप्त हो गई है और उसे क्या मानती है? घग्गर, लेकिन हरियाणा जी के कहता है सरस्वती नदी है। विपाशा को क्या कहा जाता था? व्यास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्यास। और अस्कणी को क्या कहा जाता था? चिनाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चिनाव कहा जाता था। ये ऋग्वेदिक कालीन कुछ नदियों के नए नाम है। सतुद्री, सतलुज को कहा जाता था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो सरस्वती नदी इज द राइट आंसर। आगे आता निम्न में कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो इसमें ना आप फाइंड आउट कर सकते हो हरियाणा से कौन सी नदी होकर नहीं बहती। और ऑप्शन में ना आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन में ना आपसे पूछा जाएगा जैसे टांगरी नदी हो गया, ठीक है, साहिबी नदी हो गया, साहिबी हो गया, यमुना नदी भी हरियाणा से बहती है ना, और एक ऑप्शन में महानदी हो जाएगा। तो महानदी है ना वो हरियाणा से होकर नहीं बहती। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट को हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, ये तो प्यारे बच्चों हमने बहुत बार पढ़ लिया। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या होता था? अरुणा होता था। और प्यारे बच्चों ये है ना, इसको पहले है ना शाहबाद मारकंडा के नाम से भी इसको जाना जाता था। और ये पूछे अंबाला में ना सिंचाई प्रमुख रूप से किस नदी द्वारा होती है? मारकंडा नदी के द्वारा सिंचाई होती है। एक मारकंडे ऋषि भी होता था, हरियाणा में पूछा जाता है एक, और वो आपको बताना है कि मारकंडे ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा, कमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? सदा नीरा का होता है जिसमें सदा जल रहता है, वो कौन सी नदी है? यमुना नदी रहेगी। इसे प्यारे बच्चों यम की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। और सूर्य की क्या कहा जाता है? पुत्री कहा जाता है। और शनि जी महाराज की ना, जी महाराज की भी क्या कहा जाता है? इसको बहन कहा जाता है। और आपसे पूछे छाया पुत्री भी किसे कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। और यमुना नदी है ना कहां से निकलती है? यमुनोत्री, उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। और हरियाणा में ये प्रवेश करेगी ताजेवाला बेराज से। ताजेवाला बेराज ना आए, अथनीकुंड बेराज आ जाएगा। अथनीकुंड ना बेराज ना दे तो कलेसर नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करेगी। और इसका कलेसर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ना कालेश्वर महादेव मठ मंदिर है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कहां पर रहेगा? तो ये भी कहां पर रहेगा? कलेसर यमुनानगर में रहेगा। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्के देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे आता है हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? ये बहुत बार एग्जाम में आई, ये क्वेश्चन रट लेना, पक्का आएगा। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक गैर बारामासी नदी कौन सी हो जाएगी? दोहन नदी हो जाएगी। और दोहन नदी कहां से निकलती है? डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? डोसी की पहाड़ियों से निकलती है, दोहन नदी निकलती है। तो प्यारे बच्चों ये हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी क्या रहेगी? नदी रहेगी। और प्यारे बच्चों साउथ हरियाणा में जो नदियां है ना, वो मैं कहूं नदी है ही नहीं, वो तो क्या है? नाले हैं। जब बरसात आती है तो एक्टिव हो जाते हैं, अदरवाइज ये बंद रहते हैं। तो कौन सी रहेगी? ये रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वह नदी जो सोलन जिले में डागसाई नामक स्थान पर शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम क्या रहेगा? तो उसका नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चों? डागसाई की पहाड़ी नाम आते हैं ना, डागसाई, तो घग्गर नदी याद आना चाहिए। घर में क्या रखते हैं? डांग रखते हैं, या ऐसे याद कर सकते हो। घग्गर नदी कहां से एंट्री करती है? कालका पंचकुला से हमारे यहाँ क्या करती है? एंट्री करती है।
और सिरसा होती हुई ना ये कहां पर चली जाती है, राजस्थान हो जाकर है ना ये नदी लुप्त होने का क्या करती है, काम करती है। तो कालका पंचकुला घगर नदी राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर ना ओटू बेराच रहेगा। ओटूर बेराच को पहले धनुर झील के नाम से भी जाना जाता था। ये प्यारे बच्चों किसका बेराच रहेगा, ये आप पढ़ते हो ना, ये मतलब मिट्टी का बना सबसे बड़ा बेराच है, कंक्रीट का वो अथनी कुंड बेराच हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। ये वो बैच है, 22 टीचरों की टीम बताई है मैंने। सिर्फ आज कल परसों 22, 23, 24 तक नोट्स भी ले सकते हो, और नोट्स कोई भी बच्चा ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और ये 849 का कर दिया गया है, 899 भी नहीं, केवल ये प्यारे बच्चों 25 तारीख तक है रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है? यमुना नदी है ना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य क्या बनाती है? 320 किलोमीटर की सीमा बनाने का काम करती है। आगे आता है प्यारे बच्चों, यमुनानगर के मुगलावाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो ये सरस्वती नदी हो जाएगा, सरस्वती नदी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक गांव था मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। एक सिरसा में भी ना, सिरसा में एक गांव है मुगलावाली, मुगलावाली, वहां पर भी किस नदी की खुदाई की गई थी? सरस्वती नदी की खुदाई की गई थी। तो एक तो याद कर लेना, यमुनानगर का मुगलावाली, और सिरसा में ये मुगलावाली, सॉरी प्यारे बच्चों, ये मुगलावाली कहां पर रहेगा? ये यमुनानगर में रहेगा। हाँ, एक सिरसा में भी किस नदी की खुदाई की गई थी? मुगलावाली याद कर लेना, गलती से बोला गया, ये तो यमुनानगर में रहेगा, लेकिन सिरसा में भी सरस्वती नदी की क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है वह कहा जाता है कि वह खालिस्तान से होकर बहती थी, और ऐसा माना जाता है प्यारे बच्चों वो कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी। हरियाणा तो आज भी कहता है सरस्वती नदी है, इसलिए सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की क्या की गई है? स्थापना, जिसके अध्यक्ष सीएम रहेंगे। तो सरस्वती विकास बोर्ड की भी स्थापना की गई है। सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है कहा जाता है वह कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी। और हरियाणा किस नदी के किनारे कहा जाता था? हरियाणा बसा था सरस्वती नदी के किनारे बसा था, तो वो कुरुक्षेत्र से होकर बहा करती थी। कौन सी नदी? सरस्वती। तो कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ है ना वो किस नदी में के किनारे रहेंगे? सरस्वती नदी के किनारे। पेपर में आता है महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे रहेगा? वो सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और किस राज्य के बीच में है? तो ये प्यारे बच्चों हरियाणा और पंजाब के बीच में रहेगा। और हर साल बजट में ना इसके लिए कितना करोड़ रुपए आता है? 100 करोड़ रुपए बजट में दिया जाता है। हरियाणा और पंजाब के बीच में रहेगा। लगभग प्यारे बच्चों 91 किलोमीटर है ना, ये किसके हिस्से में इसका निर्माण आया? हरियाणा के। और लगभग है ना, आप मानोगे प्यारे बच्चों 211 किलोमीटर का निर्माण किसके हिस्से में आया? पंजाब के हिस्से में आया। तो आप मान सकते हो प्यारे बच्चों ये है ना, आप इसका ना ये लगभग है ना, आपसे पूछा जाएगा इसकी ना सॉरी 191 टोटल 91 किलोमीटर किसके हिस्से में रहेगा? हरियाणा के हिस्से में रहेगा। और 121 किलोमीटर है ना ये किसके हिस्से में रहेगा? 121 किलोमीटर ये पंजाब के हिस्से में रहेगा। ठीक है, तो ये लगभग है ना 212 किलोमीटर क्या रहेगी? इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, कितनी रहेगी? 212 किलोमीटर। हरियाणा ने ना इसे कहते हैं प्यारे बच्चों अपने टाइम में पूरा करवाने का काम कर दिया, लेकिन पंजाब है ना वो आज भी नहीं मान रहा है। चौधरी भजन लाल ने ना SYL के मुद्दे पर सबसे ज्यादा काम किया। दूरगामी सीएम थे, उनको पता था कि आज भी है ना प्यारे बच्चों प्रति हेक्टेयर, अगर वैसे गेहूं उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है, प्रति हेक्टेयर गेहूं पंजाब में ज्यादा होती है। हालांकि हरियाणा भारत का 1.34% है, हरियाणा भारत को 12% गेहूं देता है। हालांकि हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, लेकिन पंजाब का ये SYL का पानी हरियाणा को मिल जाए, हरियाणा और ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा। तो चौधरी भजन लाल जी ने इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा क्या किया था? काम किया था। तो हरियाणा के हिस्से में 91 किलोमीटर का निर्माण आया था। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू महाकाव्य महाभारत, जिसे जय संहिता कहा जाता था, 88 श्लोक थे। महाभारत वेद व्यास द्वारा सुनाया गया था, उसे उन्होंने लिखा किसने था? कहते उन्होंने भगवान श्री गणेश जी ने
लिखने का कार्य किया था और उनका एक दांत भी टूट गया था और मतलब कलम टूट गई तो उन्होंने कहते हैं दांत से लिखा था। और कुछ मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी ने भगवान श्री गणेश जी का एक दांत है। थोड़ा सा अलग अलग मान्यताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता के पहले श्लोक में निम्नलिखित में किस स्थान को धर्म क्षेत्र बताया गया है? तो पहले श्लोक में भगवत गीता के किसका वर्णन रहेगा? कुरुक्षेत्र का वर्णन रहेगा। ये पेपर में पक्का आएगा। पहले श्लोक में किसका वर्णन है? कुरुक्षेत्र का वर्णन रहेगा। और जो कुरु जनपद था ना, वो किसके, हरियाणा है ना, किस जनपद का हिस्सा होता था? कुरु और पांचाल का। कुरु की कैपिटल पूछे प्यारे बच्चों इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, और पांचाल की कैपिटल पूछे तो कौन सी हो जाएगी? अहिछत्र हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हरियाणा। और कुरु और कहते हैं प्यारे बच्चों कुरु और भरत, भरत और कुरु जनपद है ना, इन ये दोनों आपस में मिल गए थे। भरत और पुरु, पुरु 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 और ये बाद में किस जनपद के नाम से जाने गए? कुरु जनपद के नाम से जाने गए। भरत और पुरु का क्या रहेगा? ये मिश्रण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऋषि मनु स्मृति किस स्थान पर लिखी गई थी? मनु स्मृति है ना, मनु ने लिखी थी। ये याद कर लेना, मनु स्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? मनु के द्वारा लिखी गई थी। और ये कहां पर लिखी गई? ये भी प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी। कहां पर लिखी गई थी? कुरुक्षेत्र में। पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐशुकारी की पहचान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि है ना, ये याद कर लेना, पाणिनि है किसके दरबार में रहा करता था? पाणिनि है ना, एक इनकी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये एक नंद वंश का संस्थापक होता था, महापद्मानंद। उसके दरबार की शोभा बढ़ाया करता था। और कहते हैं प्यारे बच्चों पाणिनि की रचना पूछे तो अष्टाध्यायी, उसमें ना ऐशुकारी की पहचान इंसार के रूप में हुई है। ठीक है, ये याद कर लेना। ये महापद्मानंद वो राजा है जिसने सम्राट अशोक से पहले किसको जीता था? कलिंग को जीता था। ये क्वेश्चन आ सकता है, सम्राट अशोक से पहले किस राजा ने कलिंग को जीता था? तो सम्राट अशोक से पहले प्यारे बच्चों उसको जीतने का काम किया था महापद्मानंद ने किया था। इस वंश का अंतिम राजा धनानंद था। और महापद्मानंद है ना, अगर पूछे ना किस साम्राज्य का राजा होता था, तो मगध साम्राज्य का राजा होता था। और मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी होती थी? राजगृह। और इसे किसी टाइम में गृह बर्ज के नाम से जाना जाता था। और 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। कारण बताता हूं, इसमें एक हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशु नाग वंश आया, शिशु नाग वंश के बाद नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आया। हर्यक वंश का संस्थापक रट लेना बिंबिसार आएगा। कौन आएगा? बिंबिसार, जो बौद्ध धर्म को मानता था। और एक राजा प्रघ्योत को जब पांडु रोग हो गया अवंती के राजा को, तो इसने अपना राजवेद जीवक भेजा। महात्मा बुद्ध बीमार हो गए तो भी इसने अपना राजवेद जीवक भेजा। शिशु नाग है, इसने शिशु नाग वंश की स्थापना की थी। नाग दशक को मारकर नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद होता था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपद जीते थे? 8 महाजनपद। और सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीतने का क्या किया था? काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जाने वाली विचार सागर, ये किसकी रचना है? पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य पर, ये किस साहित्य पर लिखी हुई है? वैदिक साहित्य पर। और वैदिक काल है कितने पार्टों में बंटा हुआ था? वैदिक काल है 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व आपका वैदिक काल रहेगा। और 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है ना, इसको प्यारे बच्चों ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, या पूर्व वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की क्या हुई थी? रचना हुई थी। और लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है, रट लेना पक्का आएगा। और हरियाणा में उत्तर वैदिक काल में किस युग का जन्म हुआ? कृषि युग का जन्म हुआ। और ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, वैदिक काल में पवित्र किसको माना जाता था? गाय को। और उत्तर वैदिक काल में गाय है ना, इसका स्थान कौन ले लेगा? कृषि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, घोड़ा धीरे धीरे इसका स्थान ले लेगा। तो ये विचार सागर संत निश्चल दास की रचना रहेगी। किसकी रचना रहेगी? संत निश्चल दास की रचना कौन सी रहेगी? विचार सागर। क्वेश्चन पक्का आएगा, ये रट लेना। आगे आता है, निम्न में
हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल कहाँ माना जाता है? तो ये अमीन गांव को कहा जाता है, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य ने ना अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा था। और गुरु द्रोणाचार्य है ना, ये पांडवों को भी किसी टाइम गुरु होते थे और पांडवों ने गुरुग्राम इन्हें गिफ्ट किया था। तभी तो कहता हूं प्यारे बच्चों, ये सच्चाई है और ये सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि चाहे आज का टाइम लगा लो, चाहे पुराना टाइम लगा लो, चक्रव्यूह हमेशा अपने ही रचते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। चाहे आज का टाइम है, चाहे पुराना टाइम है, चक्रव्यूह हमेशा है ना अपना ही रचेगा, क्योंकि गैरों को पता नहीं होता इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है, अपनों को पता होता है और अपने ही सर्विस करवाते हैं। चाहे कबर हो चाहे खबर हो, अपने ही खोदेंगे। मुकेश सर बताते हैं ये चीजें हमें। निबंध में कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल है? महाभारत माना गया। ये अमीन गांव रहेगा, और अमीन गांव कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। आगे आता है, करनाल के पास किस जगह दुर्योधन ने सवे को पराशर, ये पराशर ताल में छिपा कर रखा जब तक भगवान श्री कृष्ण के उपहास से उसे लड़ाई के लिए, यह भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राधा कृष्ण जी ने उनको बाहर निकालने का काम किया था। तो ये जगह है बहलोलपुर। कहां पर रहेगी? बहलोलपुर रहेगी। और बहलोलपुर कहां पर है? करनाल में रहेगा। तो पराशर स्थान कहां पर रहेगा? बहलोलपुर, करनाल में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली होती है जब तक खालिस्तान द्वारा टीका नहीं किया गया। भगवत गीता ये शंकराचार्य आदि गुरु, ये किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस पर क्या किया था? शंकराचार्य जी पर इस पर क्या किया था? टीका। और कहते हैं भगवत गीता का संकलन है ना स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, है ना, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार महाभारत का संकलन या भगवत गीता का संकलन किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली है जब तक शंकराचार्य द्वारा टीका नहीं लिखा गया। टीका का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को अच्छे से समझाना। जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, पंतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, वो अष्टाध्यायी पर टीका था। इतना ही समझ लेना, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली, अच्छी तरह पढ़ा दिया। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है और ये सरस्वती नदी राइट आंसर रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों ये वो क्वेश्चन थे जो आगामी एग्जाम में आपसे पक्के पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूं कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाए ना प्यारे बच्चों तो आपकी कोई ना कोई ट्रेनिंग रुक सकती है। तो ध्यान रखना। आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहां पर आपको पीडीएफ मिली। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और दोबारा कहूंगा और बार बार कहूंगा, किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। और जो नोट्स है ना प्यारे बच्चों, ये केवल है ना आप आज और कल के लिए, ठीक है, यानी 25 तारीख तक है ना आपको ये नोट्स है ना आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी ऐप पर पढ़ते हो, ठीक है, आप कहीं के भी स्टूडेंट हो तो आप इन नोट्स का क्या उठा सकते हो? फायदा उठा सकते हो। तो ये आपके लिए कोई पेड नहीं है प्यारे बच्चों। हमारा मतलब मकसद क्या होता है? हमारा यही मकसद होता है कि हर पढ़ने वाला बच्चा है ना उस तक हमें मतलब कोशिश करते हैं कि वो जॉब लग जाए। और मैं तो बार बार कहता हूं प्यारे बच्चों, देर से बनो लेकिन जरूर बनो। वही बात है, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली दुनिया है, और लोगों को दिखाना है ना कुछ करके। तो आपको प्यारे बच्चों हर हाल में मेहनत करनी होगी, और जॉब का कोई अल्टरनेट नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और ये हाँ, अपने साथी बच्चों को भी बता देना, ये नोट्स है ना केवल 2 दिन के लिए फ्री रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स वो नोट्स थे जो 299 रुपए के नोट्स थे। ये आप सभी के डिमांड पर कि सर हमें ये फ्री करवा दो, तो आपको फ्री करवा दिए गए हैं। और क्या हम कोर्स लें तभी ये नोट्स फ्री होंगे? नहीं प्यारे बच्चों, ये नोट्स है ना सभी बच्चों के लिए। आप कहीं से भी पढ़ते हो, आपने कोर्स दुरीना पर लिया है या नहीं लिया ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप इन नोट्स का फायदा उठाकर अपने नंबर को इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना। तो कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।